Today's episode in this podcast we'll talk about piles, fissure, fistula and anal problems. And we have a very experienced doctor, Dr. Ashish Banot sir, and he has more than 30 plus years of experience. लेकिन if you talk about fissure, fistula, भगंदर, बवासीर, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। प्राइमरली जिस एरिया पे ये बीमारी है, एक तो उस एरिया को लेके बड़ा हम लोगों को कॉन्शियस किया गया है कि बट उसके बारे में बात करते हुए हर कोई हिचकता है। सर ओबेसिटी सिर्फ ओवर ईटिंग से होती की वजह से होती है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या स्ट्रेस की वजह से होती है, क्या रीजन होता है सर? बेसिकली प्राइमरली जो रीजन है, आपने हैबिट तो डाल दी है ज़्यादा कैलोरी खाने की, वो अकोमुलेट होंगी तो फिर फैट में कन्वर्ट होंगी। सबसे पहले लीवर के अंदर फैट जमनी शुरू हो गई, पीसीओडीज वगैरह के इशू आएंगे, थायराइड रिलेटेड इश्यूज आएंगे, एंड दिस इज अ विशियस सर्कल, एक तरह का चक्रव्यूह बनता जाएगा। सर्जन का एक डिफरेंट ही क्राइटेरिया होता है। तो सर मतलब ये इमोशनली कितनी चैलेंजिंग होती है कि बहुत इजी होता है या बहुत चैलेंजिंग लगता है या आदत पड़ जाती है? नहीं देखो, चैलेंजिंग तो होती है। हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट की तरह आता है। सो आई हैव टू टेल देम, काटेंगे खून ना आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो बड़ा खतरनाक है। तो सर अगर कोई एडवाइस देनी है व्यूअर्स को, ऑडियंस को, जो भी चीज़ देखते हैं welcome sir, थैंक यू। welcome to our podcast and thank you for giving us the time to spread awareness about this basic these disease because थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। तो सर जैसे हम हार्ट अटैक और डायबिटीज़ और वेरियस डिजीज, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इनके बारे में हर कोई बात करता है। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट फिशर, फिस्टुला, भगंदर, बवासीर, इनको जो हिंदी में बोलते हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। थोड़ा एम्बेरसमेंट भी फील होता है कि प्राइमरली जिस एरिया पे ये बीमारी है, एक तो उस एरिया को लेके बड़ा हम लोगों को कॉन्शियस किया गया है कि पता नहीं वो क्या ऐसा एरिया है जिसको छुपा के रखना है या वट एवर हिडन मानते हैं, ठीक है, सोशली या वट एवर रीज़न, बट उसके बारे में बात करते हुए हर कोई हिचकता है। एंड दिस इज़ अ नॉर्मल पाथ। जिस तरह से आपका खाने के लिए मुंह है, वैसे ही एक रास्ता है जिससे वो सारा डाइजेस्टेड पार्ट निकलना है। एंड इफ़ जो चीज़ें इवैक्यूएट ही नहीं होंगी, एक्सक्रीट ही नहीं करेंगे हम, तो कैसे फ्रेश एनर्जी या उसके बाद नई डाइजेशन आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, मे बी आप फिर भी कब चल जाए, बट अगर आप इवैक्यूएट नहीं करोगे देन ऑल द टॉक्सिन्स विल स्टार्ट रिमेनिंग इन योर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा होंगी तो नुकसान करेंगी। पर उसके बारे में बात करने से हम शाय करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं करते, और थोड़ा इसको एज ए जोक की तरह भी लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो डेट इज़ वन रीज़न कि बहुत सारे लोग इसके साथ, इस एरिया के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण शाई रहते हैं। इवन पेरेंट्स से घर में भी किसी से बात नहीं करते, एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट, इधर उधर अपने आप ही सेल्फ केओस ढूंढना शुरू कर देते हैं, या छुप छुप के ऐसी जगह जाके गुप्त क्लिनिक ऐसी वगैरह एडवर्टाइजमेंट देख दिया, यहाँ बवासीर का इलाज एक टीके में, चुपचाप पहुँच गए वहाँ, फिर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, फिर जाके पेरेंट्स को पता चला, फिर वो हमारे पास लेके आते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ नॉट विद द चिल्ड्रन एंड एनी एज, एडल्ट्स भी और 70-80 ईयर्स के भी। आई एम टेलिंग यू स्टोरी। मेरे पास एक पेशेंट आए, ऑलमोस्ट 75-80 के थे, वो सीवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन उनका 4-5 पहुँच गया, और सांस फूल रहा है, उनको पैर सूज रहे हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलर बोलते हैं, हार्ट फेलर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका ब्लड लॉस इतना हो चुका था, पर बता नहीं रहे कि कहाँ से कुछ ब्लड आ रहा है। वो आए, सांस नहीं आ रहा करके, एंड देन वी गेट टू नो कि हीमोग्लोबिन इतना कम है। अब कारण ढूंढे तो पता चला इतने बड़े बड़े पाइल्स हैं नीचे। फिर उस ब्लड चढ़ा के पाइल्स का इलाज किया, देन ही बिकेम कंफर्टेबल। सो आप सोचो कि इतना ज़्यादा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच गए जस्ट बाय कि उसके बारे में बात नहीं करनी, शाय रहना। सो ये एक बड़े आदमी की बात है जो मैच्योर है, जिसने अपनी पूरी लाइफ देखी है। तो हाउ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंगर जनरेशन, वो कितना गिल्ट में सेल्फ अपने आप को कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया जो मुझे हो गया। सो दे गो इनटू दैट साइड टाइप ऑफ थिंग्स। तो सर मैंने मतलब आपके पेशेंट से भी सुना है, आपके टेस्टिमोनियल्स देखने यूट्यूब पे देखे हैं, ठीक है, तो उनमें पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि आपका जो थ्योरी है, मतलब आपका जो सही है ट्रीटमेंट का तरीका है, वो मिनिमल इन्वेसिव, मतलब कम से कम बॉडी से छेड़छाड़, ठीक है, और सेल्फ हीलिंग। तो सर इसमें अलग है, जैसे नीडलोस्कोपिक होती है, लेज़र होती है,
डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज है, मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं, तो उसमें मतलब मिनिमल इन्वेसिव क्या क्या मतलब है कि कम से कम छेड़छाड़ बॉडी से और सेल्फ फीलिंग? मिनिमल इन्वेसिव जब शुरुआत हुई थी मिनिमल इन्वेसिव की, एक्चुअली तो जहाँ पे भी हम डीप पार्ट में जाके प्रोसीजर करना है, पर हमें अगर वहाँ तक पहुँचने के लिए सपोजिंगली मुझे एब्डोमेन के अंदर से कोई इंटेस्टाइन का पार्ट निकालना है या अपेंडिक्स निकालना है या गॉल ब्लैडर निकालना है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसके हिसाब से डीप पार्ट के अंदर पहुंचने के लिए बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता था, कि बहुत बड़ा चीरा लगाया और फिर अंदर गए, वहाँ पहुंच के जाके काम किया, और फिर उससे क्या होता था, स्किन के ऊपर बहुत बड़ा वुंड आता था, स्कार बनता था। स्कार इज़ ए कॉस्मेटिक थिंग, बट स्किन पे जो वुंड आ गया है, वो वुंड के कारण मसल भी कटी, वहाँ पे भी उसकी भी हीलिंग हुई, उसके अंदर के पोर्शन की भी हीलिंग हुई। हो सकता है हीलिंग स्लो हो, या फिर वो इतनी ज़्यादा ट्रॉमा होने के बाद जब हील होगा वो स्कार बहुत बड़ा आएगा, अंदर स्कार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल स्किन स्कार। तो जो अंदर जितना ज़्यादा टिश्यू रिपेयर होकर बनेगा नया टिश्यू, वो कट होने, उसमें और प्रॉब्लम्स होने का डर है, उसमें हर्निया बनने का डर है, इन्फेक्शन होने का डर है। सो जितना हम छोटे इंसिजन से जाएंगे उतना हम कम काटते हुए उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां एग्जैक्टली हमें काम करना है। तो मिनिमल इन्वेजिव कह लो या नीडलोस्कोपी कह लो, कि कट या छिद्र जिस रूट से हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके काम कर रहे हैं, वो इतना मिनिमम है कि वहाँ से लोकल टिश्यू ट्रॉमा कम है, और जहाँ हमें एग्जैक्ट काम करना है वहाँ किया, ना कि हमें वहाँ पहुँचने के लिए ही 10 सेंटीमीटर काट दिया, फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पे चाहे वो बिल्कुल बारीक से एरिया पे काम करना हो, बट बिकॉज हमें वहाँ पहुँच के करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा कटिंग करनी है। विद द न्यू इक्विपमेंट्स हम वहाँ पे बड़े आसानी से विद द वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, एंड एग्जैक्टली उस एरिया को लोकलाइज करके उस पर काम करते हैं। सो रिकवरी इज़ वेरी फास्ट। आज किया, नेक्स्ट डे ही आपको बैठा देंगे, हो सकता है सेम डे ही शाम को छुट्टी भी कर दें, अगर लगे कि अंदर काफ़ी काम किया है। नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वोंड, बिकॉज ऑफ द इंटरनल थिंग्स। वी नीड टू ऑब्जर्व यू, वी नीड टू गिव यू, अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है हम 2-4 दिन एक्स्ट्रा इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दे के जल्दी छुट्टी करते हैं। फिर भी एटलीस्ट एक्सटर्नल वोंड के कारण आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ रहा। जो भी करना पड़ रहा है डेट इज़ बिकॉज ऑफ जो अंदर वहाँ पे वर्क किया। जैसे ही हमने वहाँ से डिजीज़ एलिमिनेट की, नाउ द बॉडी गोज इन द रिकवरी फेज। फिर वो रिकवर करती जाती है एंड यू विल बी बैक टू योर शेड्यूल ऑल्सो। आप काम भी करते जाएंगे और आप ठीक भी होते जाएंगे। तो सर वी आर लुकिंग फॉर द रूट कॉज पे जाके उसको प्राइमरी। आई ऑलवेज से कि बॉडी के अंदर इतनी पावर है, हमारे को सिर्फ डिजीज़ का जिस कारण से वो हो रही है, जैसे ही हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है, बट एट सम स्टेज इट कैन नॉट। तो एक तरह से हम उस एक लेवल पे उसको पचाते हैं, हम सिर्फ उसको हेल्प करते हैं कि वो वाला जिस पॉइंट से बॉडी नहीं कर पा रही उसको हम हटा दें और फिर उसके बाद बॉडी के ऊपर वापस ले आए। तो एक तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो सर दिस इज गुड थिंग। सो ऑडियंस, अगर जैसे आपने सुना कि मिनिमल इन्वेसिव, तो अगर आपको कोई भी इश्यूज है, आप सर्जरी कई बार करा चुके हैं, तो सर अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताएंगे आपको, तो आप आके उनको दिखा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स, और सही में बहुत अच्छा हो जाता है कि आपकी अगर बहुत पुरानी डिजीज़ भी है, मतलब जो कि सालों से चल रही है, आप सर्जरीज करा चुके हैं, तो सर्जरी से डरो मत, क्योंकि मिनिमल इन्वेसिव है। जैसे सर कह रहे हैं कि 3rd डे आपकी मतलब छुट्टी हो जाती, मीन्स यू कैन बैक टू द वर्क। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है या ऑफिस जाना है या बाइक भी चला सकते हो, आप 3rd डे से। कई बार मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, कई बार देहरादून से आए सर्जरी कराई, सेम डे मॉर्निंग आए, आफ्टरनून तक सारा प्रिपेयर हुआ, थिंग्स गो वेल, वी डू द सर्जरी सेम डे, नेक्स्ट डे दे themselves आर ड्राइविंग एंड गोइंग बैक। दो आई विल नॉट रिकमेंड इट, बट लोग ऐसा कर सकते हैं। फ्रॉम माई सर्जिकल पॉइंट आई कैन अलाउ यू। मेरी तरफ से हम गुड्स वाले भी करेंगे, मैं बोलूँगा इट्स ओके, आप करो, बट दर्द हो रही है तो अननेसेसरली ऐसे काम मत करो। वट एवर इज कम्फर्टेबल, डू दैट मच। फ्रॉम माई साइड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द एक्टिविटी, नो रिस्ट्रिक्शन इन द मोमेंट। It depends on their body stamina. Yes, if you are feeling weak, if you are feeling uncomfortable, तो 2-4 दिन रेस्ट कर लो, 1 वीक रेस्ट कर लेना, कोई इसमें हार्म नहीं है। बट इफ़ यू आर फीलिंग, इफ़ यू वांट और बहुत नेसेसरी है, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 2 ओनली। सो सर अब सेकंड बार हम फिस्टुला के बारे और फिस्टुला पाइल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले सर हम थोड़ा सा ओबेसिटी और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक रूट कॉजेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द डिजीज़।
सर ओबेसिटी सिर्फ ओवर ईटिंग से होती की वजह से होती है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या स्ट्रेस की वजह से होती है, क्या रीज़न होता है सर? ओबेसिटी प्राइमरली जो रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल अब बचपन से ही शुरू हो जाता है। आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी शुरू हो गई है, अब हम सिर्फ लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं जा सकते। चाइल्डहुड ओबेसिटी है इसके बच्चे ने डिमांड की नहीं है पर फिर भी हम उसको खाना खिला रहे हैं। डिमांड फूड ज़रूरत के हिसाब से देना चाहिए खाना, व्हेन द चाइल्ड डिमांड्स इट, और या कुछ पैटर्न बना लो कि आपको पता हो कि इस टाइम के ऊपर इसको चाहिए, एंड देन द चिल्ड्रन ऑल्सो अंडरस्टैंड, तो वो उसी हिसाब से खाते हैं। पर अगर आप उसको उससे एक्स्ट्रा हर टाइम आदत बना दिया खाने की, जब तक वो यंग हैं, खेल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तब तक तो वो जितनी एक्स्ट्रा कैलोरी दोगे सब यूज़ हो जाएगी। बट जो खाने की हैबिट आपने डाल दी कि इतने बजे ये भी खा लेना, फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लेना, फिर खा लेना, वो हैबिट तो चलती रहेगी। लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया बच्चा। अब आजकल पढ़ाई के कारण सारा दिन वो बुक में बेड पे बैठा है या चेयर पे बैठा पढ़ रहा है, और खाना वो ऐसे खा रहा है कि जैसे वो अच्छा खेल रहा है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। ग्रोथ तो बॉडी ग्रोथ के लिए जितना चाहिए उतना यूज़ करेगी, एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा। एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी से शुरू होके या चाइल्डहुड में बाई चांस नहीं भी हुई तो जैसे ही उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा भी मतलब जॉब में बिजी हो गया या अपनी खेलना कूदना कम हो गया, आफ्टर 20-25 एज के बाद जब ग्रोथ कम हो जाती है, वट एवर कैलोरी यू आर ईटिंग वेयर दे विल गो। आपने हैबिट तो डाल दी है ज़्यादा कैलोरी खाने की, पर वो अकोमुलेट हो रही हैं। आइदर यू यूज़ इट और वो अकोमुलेट होंगी तो वो फैट में कन्वर्ट होंगी। सबसे पहले लीवर के अंदर फैट जमनी शुरू हो गई, फिर वो पीसीओडीज वगैरह के इशू आएंगे, थायराइड रिलेटेड इश्यूज आएंगे, वो एंड दिस इज़ अ विशियस सर्कल, एक तरह का चक्रव्यूह बनता जाएगा। एक चीज़ से दूसरी हो रही है, पीसीओडी से ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से फिर पीसीओडी हो रही है, फिर इनफर्टिलिटी हो रही है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। तो सर जो बेली फैट होता है, मोस्टली बेली फैट सब में ओबेसिटी में सबसे ज़्यादा मतलब मे बी हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। तो ये कब समझ में आएगा कि ये डेंजरस है, कि मतलब लीवर फैटी लीवर हो गया तब डेंजरस है? मतलब क्या क्या उसका पैरामीटर है? पैरामीटर जब भी बेली फैट बेसिकली बोलते हैं कि एशियन जो ओबेसिटी है, हमारी जो एशियन रेस में जो फैट जाके विसरा में पेट के अंदर अकोमुलेट होता है। जब पेट में अकोमुलेट होगा तो वो फैट जाके लीवर में बाकी ऑर्गन्स के अंदर, पेट के अंदर जब अकोमुलेट होते हैं तो लीवर को भी डैमेज करता है, नैश करता है, और साथ के साथ अपना ग्रेजुअली पैंक्रियास के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, एंड डायबिटीज़ आनी शुरू हो जाती है। सो दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू द वट एवर फैट, जो विसरल फैट है वो हमारे डायबिटीज़ भी कम करेगी, फैटी लिवर भी करेगी। ये दोनों चीज़ें होनी शुरू हुई, देन इट विल स्टार्ट इफेक्टिंग ऑन योर हार्ट, ब्लड प्रेशर, बाकी सारे इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा लीवर के ऊपर जब फैटी लिवर आएगा तो। सो बैरेटिक सर्जरी या मतलब बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए वो थिन लाइन कब है कि वी डिसाइड कि वील गो फॉर द बैरेटिक सर्जरी जो कि ओबेसिटी को कम करेगी, या फिर वो कितना सेफ़ है? क्योंकि लोग ओबेसिटी के लिए सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि देसी की कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट उसके और बीमारियां हो जाती हैं और डिजीज़ हो जाती हैं। तो वो क्या थिन लाइन है कि कब डिसाइड करना है? बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं। जब आपकी ओबेसिटी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ ले जा रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, अनकंट्रोल्ड लिपिड्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, देन योर डायबिटीज़ हो गई है, ग्रेजुअली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की तरफ चले गए हैं आप, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, घुटनों में दर्द होनी शुरू हो गई है, पीसीओडी हो गई है। ये सब चीज़ें में जब आपकी ओबेसिटी हैज़ बिकम अ डिजीज़, अब उसको रिवर्सल करने के लिए कब तक आप दवाइयाँ खाते रहेंगे? दवाई से आप सिम्टम तो रिवर्स कर देंगे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड बीपी की दवाई खाई, बीपी थोड़ा कम हो गया, कंट्रोल हो गया। तो इट इज़ लाइक ट्रीटिंग द फीवर। बुखार हुआ है, बुखार की दवाई खा रहे हैं, कारण नहीं ढूंढ रहे, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स ख़राब हो रहे हैं, ब्लड के अंदर सेप्टिसिमी हो रहा है। तो सेम थिंग इज़ विद ओबेसिटी ऑल्सो। जब ओबेसिटी के कारण हुआ है तो हमें उसको ठीक करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। एट दैट टाइम इट इज़ द पॉइंट जब हमें सर्जरी के लिए कंसिडर करना चाहिए। आजकल काफ़ी सारी मेडिकल ऑप्शंस आ गई हैं, ड्रग्स भी हैं। अगर मेडिकल ऑप्शंस आपको हेल्प नहीं करती तो देन सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको ओबेसिटी सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। अननेसेसरली आपको आज किसी का बहुत बड़ा हर्निया हो गया और पेट का इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वेट कम किया नहीं, हर्निया की रिपेयर कर भी दी तो वह हर्निया दोबारा हो जाएगा। आज किसी के घुटने ख़राब हो गए हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है वेट के कारण, और फिर हम नी रिप्लेसमेंट करा लें और
वो नी रिप्लेसमेंट चलेगा ही नहीं। पहली बात है कि वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी। मसल्स के अंदर भी जो फैट जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। वो सारे या तो वो हील ही नहीं होगा, या हील भी होएगा तो बहुत जल्दी गिव अवे कर जाएगा, फिर से रिप्लेसमेंट का टर्न आ जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि पहले जिस कारण ये चीज़ हुई है उसे एलिमिनेट करें, ओबेसिटी को ख़त्म करें, फिर डिजीज़ अगर तो वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है कि अब ये वापस नहीं आ सकती, तब तो हमें सर्जरी उसके रिलेटेड करनी है। अदरवाइज़ काफ़ी बार वो सब चीज़ों से बच भी सकते हैं। इवन पीसीओडी वाले इनफर्टाइल डिक्लेयर हो गए होते हैं, जब वेट लॉस करते हैं उनकी दे बिकम फर्टाइल अगेन। कुछ ना कुछ इनकी रिप्लेसमेंट के लिए बात हो चुकी होती है एंड फाइनली सर्जरी करते हैं। काफ़ी टाइम पे वो 3-4 साल 5 साल और आगे निकाल जाते हैं कि उनको रिप्लेसमेंट से भी बच जाते हैं, या रिप्लेसमेंट होती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली इम्प्रूव्स। ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट भी कर ली और फिर वैसे के वैसे रहे। तो समटाइम ओबेसिटी के साथ, जैसे ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि एक्सरसाइज करें या डाइट पे कंट्रोल करें, तो ऐसा भी होता है कि एक्सरसाइज और डाइट पे कंट्रोल के बाद भी ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होती है एक टाइम के बाद? देखो, ग्रेजुअली विद एज हर एक का मेटाबॉलिज्म स्लो होना है। बीएमआर स्लोज डाउन, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है। तो अगर हमने उसको मेंटेन करना है तो हमें अपना लीन बॉडी वेट बढ़ाना है। लीन बॉडी वेट इज़ मसल्स एंड योर बोन वेट। ओके। वो अगर किसी का ज़्यादा है, चाहे वो 90 किलो का भी है और एथलीट है, तो ही इज़ नॉट अबीस। इट इज़ नॉट, वेट इज़ नॉट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम के हिसाब से हम वेट एक्स्ट्रा नहीं गिनते, हम सोचते हैं उसका बीएमआई देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स किसी का ज़्यादा है तो वो फैट में जाते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपकी लीन बॉडी वेट इज़ गुड तो आपके चांसेस हैं डिजीज़, ये सब चीज़ों से बचोगे आप। तो हमें मसल्स बनाने हैं, बोन वेट अच्छा रखना है, ताकि पीसीओडी, जॉइंट्स प्रॉब्लम, बाकी तरह की जो वीक हैं वो सारी चीज़ों से, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इससे हम बच सकें। तो सर, कमिंग टू द सर्जरी पार्ट, तो बारियाट्रिक सर्जरी जो है वो कितनी सेफ है इसमें? देखो, किसी भी चीज़ में ना हम रिस्क बेनिफिट एवेलुएट करते हैं कि आज हम ये चीज़ कर रहे हैं, इस करने में क्या रिस्क है सेफ्टी वाइज एंड व्हाट बेनिफिट्स वी आर अचीविंग। विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी ड्रग्स, और विद द हेल्प ऑफ द लेप्रोस्कोपी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, दिस हैज़ बिकम क्वाइट सेफ एंड ईजी टू परफॉर्म। पहले वहाँ पर जाके एक टाइम था, बैरियाट्रिक सर्जरी आज से नहीं, आज से 100 साल पहले जब शुरू हुई थी, तब वो उस टाइम पे ये इक्विपमेंट ही नहीं थे। तब अगर वहाँ पे जाके किसी को स्टमक का साइज़ छोटा करना है या स्टमक को बाईपास करना है तो पूरा का पूरा पेट का जो ऊपर की स्किन काट के, मसल काट के अंदर पहुँचना था। आपने वो काट के अंदर पहुँचे, पेन थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा, पेन इतना हो गया, वो वुंड इतना बड़ा हो गया, और अंदर का चाहे आपने प्रोसीजर कर भी लिया वो, बट वो उसकी रिकवरी बहुत ख़राब हो, सारे लोग उसमें बच भी नहीं पाते थे। इस चक्कर में वो सर्जरी उस टाइम पे बीच बीच में बहुत रेयर हो गई। बट विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब ये चीज़ें, नई चीज़ें आई, तो अब हमें इतना काटना ही नहीं पड़ता। छोटे छोटे छेद बनाए, वहाँ से जाके किया, आज सर्जरी करी, सेम डे शाम को चला दिया, या अगले दिन पेशेंट चल रहा है, 2-3 दिन बाद अपना घूमना फिरना शुरू हो गया। जो प्रिकॉशंस हैं वो सारी प्रॉपर वैसी ही लेनी है जो आज से, जब पहले वाली सर्जरी भी होती थी। बट अब की डेट में यू आर अगले दिन से बैठ रहे हो, घूम फिर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा सर्जरी हुई है। ओनली थिंग इज स्टमक साइज छोटा हो गया, या स्टमक बाईपास हो गया, जो खाया वो साइड से निकल रहा है। तो कैलोरीज आपकी बॉडी में अकोमुलेट नहीं हो रही, या आप ले ही नहीं पा रहे। लोगे नहीं तो भी वेट लॉस होगा, या खा रहे हो और वो निकल जा रही हैं अब्जॉर्ब हुए बिना तो भी वेट लॉस होगा। जब बिना अब्जॉर्ब होकर निकल रही हैं, कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बाकी तरह की केयर की जाती है। इसीलिए कह रहा था कि रिस्क बेनिफिट देखने, जहाँ हमने इतनी बीमारियाँ ठीक कर ली, अगर थोड़ा बहुत विटामिन को सप्लीमेंट करना पड़ रहा है, वो तो आजकल वैसे ही हर एक आदमी को वैसे ही लेने पड़ रहे हैं सप्लीमेंट्स। वी शुड नॉट बी कंसिडरिंग कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सर्जरी ज़रूरी है, इंडिकेटेड है, वी मस्ट गो फॉर इट। सो ऑडियंस, एज यू लिसन जस्ट नाउ, कि सर ने बताया है कि ओबेसिटी के लिए अगर आप सर्जरी के लिए भी जाते हैं, बारियाट्रिक सर्जरी जो होती है, तो वो भी सेफ़ है, इतना इशू नहीं है उसमें, बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एनालिसिस। तो आप उसका रिस्क एनालिसिस कीजिए और कंसल्ट कीजिए, बिकॉज डिपेंड करता है कि उससे कितने इश्यूज़ मेजर आपके
ओबेसिटी अगर रहेगी तो कितने मेजर इश्यूज हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर द सर्जरी एज वेल विद द डॉक्टर्स एडवाइस ओनली। ओके, क्या वो कंसिडर, और नॉर्मली कोई भी डॉक्टर बिना मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जस्ट फॉर कॉस्मेटिक रीजन इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करेगा। इफ़ यू आर हैविंग सम इश्यूज विच आर जेन्युइनली, जिसके से लगता है कि हाँ भाई इनको ज़रूरी है, देन इट विल बी रिकमेंडेड टू यू। अगेन यू विल बी गिवन ट्रायल्स कि नहीं, आप डाइटरी भी करके देखो, फिजिकल एक्सरसाइज भी करके देखो, और पोस्ट सर्जरी जो केयर होती हैं वो वाली चीज़ें भी सिखा के बताते हैं कि ये बाद में ध्यान रखने पड़ेंगे। इफ़ यू आर एबल टू डू सो देन ओनली यू आर ए गुड कैंडिडेट। हर एक के लिए सर्जरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं सर्जरी करा के बाद में रोते हुए आते हैं, हमारा स्टमक छोटा हो गया, मैं तो खा ही नहीं पा रहे। अरे सर्जरी कराई इसलिए था कि खा ना पाओ, तो आप खा नहीं पा रहे। मेरे साथ वाले 4 रोटी खाते हैं, मैं आधी रोटी खाती हूँ। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव डन द सर्जरी, कि आप ज़्यादा ना खाओ और आपका वेट लॉस हो। आपने ऑलरेडी इतने साल कैलोरीज अकोमोलेट कर रही हैं, अब तो आपका काम है कि आप लो कम और यूज़ ज़्यादा करो। so that's a good thing sir. So now again coming to the lifestyle, तो सर ये जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी वी कैन कॉल इट अ लाइफस्टाइल डिजीज? डेफिनेटली इट्स मोस्टली लाइफस्टाइल। बहुत रेयर केसेस में हार्मोनल जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, बट प्राइमरली इट इज़ लाइफस्टाइल। सो नाउ कमिंग टू द आवर सेकंड पार्ट, दैट इज पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एंड एनल प्रॉब्लम्स। तो सर जो जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं, नासूर भी बोलते हैं, इसका रीज़न क्या होने का, मतलब रूट कॉज क्या, मतलब बेसिकली क्या होता है, क्यों हो जाता है ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। आई हैव सीन चिल्ड्रन जो 6 महीने के उनको हो जाता है, 2 साल के बच्चों को हो जाता है, 6 महीने के बच्चों को भी हो जाता है वही। सो अब हम उसमें कहाँ फॉल्ट फाइंडिंग करने जाएंगे कि बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको फिस्टुला हो गया या पाइल्स हो गई। ओके, ठीक है, बट इट इज़ अ प्राइमरली लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू। बच्चे का हाँ ये हो सकता है कि उसका गट स्लो हो बच्चे का, जिसके कारण उसको बहुत हार्ड स्टूल पास हुआ हो बचपन में ही, या वो बिस्किट वगैरह ज़्यादा खा रहा हो, मैदे की चीज़ें उसको ज़्यादा दी जा रही हों, और दिस आर द रीज़न जिसके कारण इंजरी हुई और फिर इन्फेक्शन हो गया तो फिस्टुला बन गया। या समटाइम्स अंदर एनल ग्लैंड्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ से भी फिस्टुला बन जाता है। प्राइमरली कॉमनेस्ट काज लाइफस्टाइल में यही है कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, हार्ड स्टूल होता है, उससे फिस्टुलास होते हैं, पाइल्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी पाइल्स कॉन्स्टिपेशन हुई ही नहीं। हाँ, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कारण होते हैं। किसी को ऑन एंड ऑफ लूज मोशन की हिस्ट्री होती है, डेट मीन्स देयर गट इज़ इन्फ्लेम्ड। अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, और कभी कुछ प्रेशर हुआ तो वहाँ से साइड से वो लीक कर गई, एंड वहाँ से इन्फेक्शन शुरू हुआ, एंड देन इट लेड टू द फिस्टुला फॉर्मेशन। सो इट इज़ ए स्पेक्ट्रम। हम एक स्पेसिफिक चीज़ को लेबल करना चाहें तो हमारा ये है, कॉन्स्टिपेशन इज़ द कॉमनेस्ट काज, बट सो मैनी पेशेंट्स देयर इज़ नो कॉज, और मे बी वी आर नॉट एबल टू फाइंड द कॉज। किसी में लूज मोशन से भी हो जाता है, किसी में बिना किसी कारण के भी हो सकता है। अब छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आप नहीं डिफाइन कर सकते, मदर मिल्क ही ले रहे होते हैं, उनको भी हो गया। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बोलता हूँ कि सेल्फ ब्लेम में से निकलो। जो हुआ that could have happened because of so many things, but हो गया है, now you take the professional's help। अपने डॉक्टर को मिलो, he will see to it कि क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, he will try to find out। और नहीं भी मिलता तो भी इलाज तो करना ही है। सर वी कैन से दैट कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल या कॉन्स्टिपेशन से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट वी कैन नॉट से कि ये वही रीज़न है। प्रोबेबिलिटी माइट इंक्रीज। आई एम टेलिंग यू, एक फैमिली के अंदर 3 लोगों का, फादर का उसका मैंने फिस्टुला का ऑपरेशन किया, मदर का उसका फिशर था, बच्चे का उसका पाइल्स का था। तीनों को हमने एक ही दिन सर्जरी करी। बाहर दूर से आ रहे थे वो, दे वर वेरी कन्विंस्ड। उसके फादर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट बस ख़त्म होने का था, तो उसका लास्ट स्टेज का ट्रीटमेंट, इन दोनों का फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट एक ही दिन में तीनों करके, एंड दे कुड गो बैक टू देयर होम टाउन, फार ऑफ, बहुत दूर से आते थे, बट वो तीनों ने करा अपना, 1 दिन 2 दिन रुके और चले गए। सो अब वो पूछ रहा है कि क्या ये जेनेटिक है, बट नो, फादर को फिस्टुला है, वाइफ को फिशर की प्रॉब्लम है, एंड सन इज हैविंग हेमोरॉइड्स प्रॉब्लम। तो सर तीनों, हालांकि स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, तीनों चीज़ें, किसी को जिसको फिशर है उसको पाइल्स भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, पर जिसको पाइल्स है ज़रूरी नहीं कि उसको फिस्टुला और फिशर भी हो। तो सर इसका सेम मतलब इसका डिफरेंस क्या तीनों, मतलब एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि फिशर ये है, पाइल्स ये है और फिस्टुला ये है? जैसे बगंदर, आई थिंक फिस्टुला को बगंदर और नासूर भी बोलते हैं, पाइल्स को बवासीर भी बोलते हैं, और फिशर को और क्या बोलते हैं? फिशर को फिशर ही बोलते हैं, या बादी बवासीर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग।
एक तो खूनी बवासीर एंड बादी बवासीर, ये कॉमन वर्ड्स सोशली चलते हैं। क्या डिफरेंस है, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? पाइल्स इज प्राइमरली जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, थोड़ा सा मांस बाहर आ जाता है, पेन, बिना दर्द के जो खून आता है आमतौर पे पाइल्स में होता है। कई बार पाइल्स के मस्से मोटे होकर एकदम से दर्द करना शुरू कर देते हैं, जिसको थ्रोम्बोज पाइल्स भी बोलते हैं। गांठ खून का थब्बा सा जम जाता है, अनसडनली काफ़ी पेन हो जाती है, मांस स्वेल कर जाता है उस एरिया में, वो भी एक तरह की पाइल्स है। बट आमतौर पे पाइल्स पेन नहीं करते। पेन जो करते हैं जब पाइल्स वो कॉम्प्लिकेट हो चुके होते हैं, या तो उसमें थ्रोम्बस बन गया, गांठ बन गई, खून की बहुत पेन कर रही है, फूल रहा है, या फिर उसके अंदर गैंग्रीन होनी शुरू हो गई तो वो पेन करना शुरू कर देंगे। आमतौर पर पाइल्स इचिंग, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें करते हैं। जो फिशर होता है वो पेनफुल होता है। पॉटी कर रहे हैं, दर्द हुई, कई बार पूरी तरह पॉटी कर भी नहीं पा रहे, छोड़ के आना पड़ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, या पॉटी करते करते हर करने के बाद, हर घंटे के बाद या 2 घंटे बाद दर्द तकलीफ रहा, शाम तक दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ नहीं है, अगली पॉटी फिर आ गई, फिर पेन शुरू हो गया, एंड योर फोकस इज ऑल द टाइम। पाइल्स वाले इतने परेशान नहीं होते जितना फिशर वाले होते हैं। पाइल्स वालों को तो 1 बार 2 बार ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़े दिन परहेज रखते हैं, ठीक रहते हैं। फिशर वाले काफ़ी लॉन्ग सफ़र करते हैं। थोड़ा बहुत परहेज करके या पेन किलर्स खा के वो चला लेते हैं, बट ग्रेजुअली वही जो फिशर होता है बार बार कटने से फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो फिशर इज़ मोस्ट डेंजरस। आप बोले कि जब रास्ते के अंदर से वो चीज़ बार बार कट कर रही है, तो ग्रेजुअली वहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स, एक फोकस क्रिएट किया, फिर वहाँ से पस बनी, साइड से कहीं गांठ हुई, फिर वहाँ से फूटा और वो पस निकलनी शुरू हो गई, या ब्लड मिक्स पस निकलनी शुरू हो गई, उसको फिस्टुला बोला जाएगा। आजकल जो यंग एज में भी जो पाइल्स और फिशर फिस्टुला इतना कॉमन हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इन इंडिया, या फिर आप ग्लोबल पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, सिंगापुर, जर्मनी एंड अदर प्लेसेस, तो आपने क्या डिफरेंस देखा कि वहाँ पे भी मतलब लोगों को मतलब इलाज ढंग से नहीं मिल पाता? क्या लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से उनको आना पड़ता है कि? देखो, बाहर से जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलास के पेशेंट होते हैं, और हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स वहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं, बट दिस डिजीज़ इज़ कॉम्प्लेक्स। इस डिज़ीज़ को पहले तो लाइटली लेना, इग्नोर करते करते आप इतना बिगाड़ के पहुँचते हो कि काफ़ी बार स्पेशलिस्ट आपको हेल्प ही नहीं कर पाता, और फिर जो अच्छे होते हैं वो समहाउ, बहुत सारे पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, पर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड रह जाते हैं विच कैन नॉट बी मैनेज्ड लोकली। उसके लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। एंड बट आप सोचो कि समटाइम्स आई गेट पेशेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क, उनके हाईएस्ट रेफरल सेंटर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, जो स्पेशली हॉस्पिटल ही जहाँ पे इसी चीज़ के बने हुए हैं। यहाँ पे तो आप जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके अंदर पाइल्स फिस्टुला का ट्रीटमेंट है, वहाँ पे कोलोरेक्टल पाइल्स और इसी के प्रॉपर इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेन करते हैं। कई बार वहाँ से भी पेशेंट नहीं ठीक हो पाते, वो भी आते हैं। सो दिस डिजीज़ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर इसको राइट तरीके से ना ठीक करा जाए तो देन ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट सिम्टम्स, जैसे अगर टॉयलेट में ब्लीडिंग आ रही है या एनल कैनाल से ब्लीडिंग है, हल्की बहुत ब्लीडिंग है, तो अगेन इसका मतलब चेकअप क्या है, मतलब कौन से टेस्ट कराने चाहिए कि जिससे, या फिर डॉक्टर एडवाइस करेगा वही टेस्ट कराने, कोई टेस्ट होता है सर इसका? टेस्ट एज सच तो बहुत सारे होते हैं, बट वो टेस्ट आपको इंडिकेटेड है कि नहीं है, डू यू एक्चुअली रिक्वायर दैट। पेशेंट आते हैं, पेन हो रही है, पेनफुल पाइल्स हैं, एक्चुअली वो फिशर है, पाइल्स समझ के वो जाते हैं डॉक्टर के पास या किसी गैस्ट्रो के पास, वहाँ पे जाके वो अपना बोलते हैं मेरी कोलोनोस्कोपी कर दीजिए। कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं 6 फीट अंदर के इंटेस्टाइन को। प्रॉब्लम इज एट द पाथ ओपनिंग पे है। आप जैसे जैसे ही अंदर जाएंगे आपका इंस्ट्रूमेंट, वो वैसे ही वो वाला पार्ट बाईपास हो जाएगा, और फिर आप ऑलरेडी जब इंजर है उसके अंदर आप और इंजरी कर रहे हो, इंजरी करते करते वो ग्रेजुअली फिशर का फिस्टुला बन जाता है, फिर हमारे पास पहुंचते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। इन्वेस्टिगेशंस का रोल है, जहाँ जो इंडिकेटेड है वो आपका डॉक्टर बताएगा। आप अपनी मर्जी से कोलोनोस्कोपी या बाकी के टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वट एवर व्हेन योर डॉक्टर एग्जामिन यू फिजिकली, उसको लगेगा कि हाँ भाई फिशर है, दर्द है, पेन हो रही है, उस टाइम पे कोई भी उसमें ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट नहीं डालेगा, कोलोनोस्कोपी नहीं करेगा उस टाइम पे। फिर जब आपकी वो चीज़ें थोड़ी इन्फ्लेमेशन सबसाइड होगी,
गट हेल्थ इंप्रूव होगी, बाकी चीज़ें। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन अलग है, जहाँ पे पूरा का पूरा इंटेस्टाइन ही इन्फ्लेम्ड है, वहाँ तो आपको एडमिट भी किया जाएगा, इंजेक्शन भी दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक भी दी जाएगी, और फिर साथ के साथ कोलोनोस्कोपी भी करी जाएगी, या और टेस्ट भी किए जाएंगे। दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। बट नॉर्मल पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के लिए यू डू नॉट नीड टू डू सो मैनी टेस्ट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करेगा, डिपेंडिंग अपॉन, अगर उसको लग रहा है कि ये फिशर है और सामने कट दिख रहा है, तो वो अननेसेसरली ज़्यादा टेस्ट कराने की जगह उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ही विल ट्राई कि वो फिज़िकल जो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाए तो ठीक। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं, ये स्टेज निकल गई है, जो मेडिसिन हेल्प नहीं करेगी, वी विल एडवाइस सर्जरी। हाँ, और इसी तरह पाइल्स में भी ऐसा है कि पाइल सामने दिख रहे हैं तो फुल कोलोनोस्कोपी का रोल तभी है जब हमें ऐसा लगे कि इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री है, कि कहीं कोई ट्यूमर या कोई और चीज़ भी निकल सकती है, तब हम उसको ढूंढेंगे, फिर हम कोलोनोस्कोपी कराएंगे। ऐसा नहीं कि सभी पाइल्स के अंदर कोलोनोस्कोपी हो जाएगी। ऐसे ही फिर जब पाइल्स वाले के लिए हमें एमआरआई भी नहीं करनी। एमआरआई इज़ इंडिकेटेड फॉर जहाँ फिशर डीप है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया, वहाँ हम एमआरआई करेंगे। या ऑलरेडी फिस्टुला लेके आया है, उसको हम डिफाइन करने के लिए कहाँ तक कितनी एक्सटेंट है, बाहर जितना दिख रहा है इतना ही है कि अंदर इससे डबल ट्रिपल भी कई बार होता है, तो वो हम जो हम फिजिकली नहीं देख पा रहे, टू जज दैट एक्सटेंट वी विल डू एन एमआरआई। सो इन्वेस्टिगेशंस इज अंडर द, वो डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ही हो तभी फ़ायदा है। नो सेल्फ अपने मर्जी से जाके टेस्ट कराना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सर जैसे कि मैंने देखा है, कंटिन्यू दिस फिस्टुला ओनली। फिस्टुला जैसे क्या है, एक हो गया, फिर एक ओपनिंग हो गई बाहर, मतलब अंदर जो बोलते हैं, ठीक है, 2 ओपनिंग हो गई, 3 ओपनिंग हो गई, तो आपने वर्स्ट फिस्टुला का केस क्या देखा है कि मतलब कितना ज़्यादा फैला हुआ है, या कितने कितने मतलब होल्स हो गए हैं? कई बार हम हमारे भाषा में जैसे वाटर कैन होता है ना, कि 10-10 छेद, 20-20 छेद, पानी शावर डाल की तरह। हाँ, शावर की तरह, ऐसे भी पेशेंट आते हैं। ओके। एक छेद ठीक होता है, वो सोचता है कि चलो थोड़ा पस निकलना बंद हुआ है, पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग हैप्पी। यहाँ से बंद हुआ है, गला हुआ है दूसरे एरिया से, वहाँ से निकल आएगा, वो बंद हुआ उसमें तीसरे। और कई बार इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि पूरे के पूरे दोनों हिप्स तक मल्टीपल होल्स, 20-20 छेद, ये तक भी आए हैं केसेस, और ठीक होके गए हैं। पहले सर आप नेट पे देखा था आपका कि एक का तो क्या कहते हैं, घुटने तक चला गया था। लॉन्गेस्ट, वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केसेस हैं, जिसके अंदर वो पूरा थाइस के अंदर से जाते जाते आपका पीछे जो नी जॉइंट का एरिया होता है वहाँ तक पहुँच गया था। एनोपोप्लेटियल फिस्टुला बोला उसको मैंने। दैट इज़ वन ऑफ द केसेस विच आर रिपोर्टेड आज तक। और वो रिपोर्ट करना तो अलग बात है, वो ठीक होके गया, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ठीक हो जाता है, बट टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पूरी की पूरी जो मसल्स में से पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है, एक एक स्टेप वाइज हम उसको निकाल रहे हैं। इसके लिए जो टेक्निक भी बोलता हूँ मैं, सेगमेंटल रिसेक्शन बोलता हूँ, कि एक एक सेगमेंट को हम धीरे धीरे पहले हटाएंगे, रिकवर करेंगे, फिर अगले सेगमेंट पे जाएंगे, एंड तब हम ख़त्म कर पाएंगे। हम सोचें कि आज करें और कल ये ठीक हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे फिस्टुला में जो जाके एनस से शुरू होकर पोप्लिटेल फोसा तक पहुंचा हुआ है, नी जॉइंट तक के आपके आप पहुंचा हुआ है, तो सारे के सारे मसल काट के रख देंगे, वो तो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वी हैव टू सी हिज लाइफस्टाइल। और इस पेशेंट की बात कर रहा हूँ, इज़ ए यंग बॉय जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सब कुछ होते हुए, इलाज कराते कराते भी उसका कॉम्प्लिकेट होता गया, एंड देन फाइनली ही गेव अप कि ठीक ही होगा, फिर सम ठीक ही नहीं होगा, फिर वो आए, समहाउ वी फाइंड आउट, एंड वो काम करते करते ठीक हुए। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, सिर्फ सर्जरी करके पेशेंट को बेड पे लेटा के, और वो साल तक उसको, यंग पेशेंट जो, उसकी क्या सिचुएशन हो जाएगी आप सोचो। वो फिजिकली तो एक डिबिलिटेटेड हो ही गया उस टाइम के लिए, साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत डाउन हो जाता है। सो वी हैव टू सी ऑल दोज पैरामीटर्स। और अगर हम उस वन स्टेज में करने की कोशिश भी करेंगे, वी विल डू मोर हार्म। इतना सारा काट के रख देंगे, वो बना ही नहीं पाएगी बॉडी, तो क्या करेंगे। सो वी हैव टू रिमूव उतना ही जितना बॉडी अपने आप को रिकवर कर पाए, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि क्यों हम समय ले रहे हैं। वी गिव सफिशिएंट टाइम फॉर द बॉडी कि जो जितना हमने कर दिया, अब इसके बाद बॉडी अपना काम करे। जब बॉडी ने उतना कर लिया, फिर उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप चलें। वी हैव टू गो विद योर हीलिंग, कि आप अल्टीमेटली टिश्यू तो आपकी बॉडी ने बनाना है, हमारा काम है डिजीज़ को एलिमिनेट करना। वो बनाती जाएगी, हम एलिमिनेट करते 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 सारा निकाल देंगे।
धीरे एलिमिनेट एलिमिनेट। तो बॉडी की सेल्फ फीलिंग जो आपकी थ्योरी है कि फाइनली, क्योंकि अगर बॉडी ने नहीं बनाया देन समथिंग विल बी लॉस्ट। फिर वो लोग बोलते हैं कि कंट्रोल चले गया, ये हो गया, वो हो गया। दैट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन, बट उस सब से बचने के लिए ही वी हैव टू गो स्लो, वी हैव टू गो एज पर बॉडी हीलिंग। तो थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस टेस्टिमोनियल। तो ऑडियंस, तो आपने देखा कितना कॉम्प्लेक्स केस था कि फिस्टुला एनल से जाके घुटने तक चला गया है और वो फिस्टुला भी सही हो गया। ऑल्दो टाइम लेता है लेकिन सही हो जाता है विद मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी दैट सर यूजेस टेक्निक्स। तो आप अगर इस इशू से अगर परेशान है या आपके आसपास कोई परेशान है तो आप प्लीज़ यू कैन कनेक्ट विद सर। मैं सर का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा हाउ टू कनेक्ट विद हिम, मैं आपका यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरा दूंगा। तो आप प्लीज़ कनेक्ट विद हिम एंड यू विल गेट हैप्पी and fruitful, and you will have a fruitful life. So coming to the next question sir, related to the fistula, so this is the worst case. So एक और केस मैंने देखा है कि सर उसका मतलब बैकबोन तक चला गया था या किडनी में भी चला गया था। दिस वाज अबाउट अ बॉय, ये यूके से आता था लड़का। इसका इतना ज़्यादा पीछे चले गया बैक के अंदर, एंड दिस इज अनदर, बैक वाले तो बहुत पेशेंट है जो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। देयर वाज अनदर गाय, उसका पूरी बैक की पूरी ऑलमोस्ट 20-30 चेप, जो हम वाटर कैन वाली बात कर रहे थे। पर इसके अंदर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द फिस्टुला एंड ही हैड अल्सरेटिव कोलाइटिस आल्सो। तो उसको क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण उसकी इंटेस्टाइन ही सारी निकालती थी, बड़ी इंटेस्टाइन। ओके। और उसको सीधा वहाँ पे जोड़ दिया था एनस के पास। उससे क्या होता था, स्टूल हमेशा लूज आता था, प्रेशर से आता, और जो हाई एसिडिक बिना ऑब्जॉर्व किए हुए वो सारा जब जैसे वहाँ जाके टच करता था तो वो एनस के पार्ट को बार बार इन्फ्लेम करता था। उसके कारण वो पूरा का पूरा नीचे से फिस्टुला बना। जब वो फिस्टुला बना, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स फिस्टुला को नॉर्मली लोग छोड़ देते हैं कि इनको ये तो ठीक होएंगे नहीं। यू स्टार्ट टू लर्न टू लिव विद द फिस्टुला। एंड he had a medical background, फार्मेसी का स्टूडेंट था। वहाँ पे फार्मेसी वाले भी काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उन्हें पता होता है मेडिकल के रिलेटेड। एंड देन उसने अपना वहाँ पे उसके कोलोस्टमी हुई, लैट्रिन का रास्ता यहाँ पेट पे बनाया हुआ था। काफ़ी टाइम उसके साथ रहा। जब मेरे पास आया, कोलोस्टमी के साथ आया, तो डिसाइडेड कि भाई अब somehow we have to do it। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी लाइफ फिस्टुला के साथ जिएगा, क्योंकि फिस्टुला इतने ज़्यादा हो रखे थे कि वो बैक तक भी जा रहे थे एंड ही वाज सफरिंग अ लॉट। वी स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट, धीरे धीरे उसका फिस्टुला ठीक हो गया। क्रॉन्स के लिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था उसकी मेडिसिन चली, ग्रेजुअली उसकी ये कोलोस्टमी भी बंद हो गई फाइनली, एंड ही इज़ लिविंग ए हैप्पी लाइफ। जिसने अपनी, और वेट लॉस उसका इतना हो चुका था, वेट भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। तो दिस इज़ वन केस। अनदर केस जहाँ पे पेट में लैट्रिन का रास्ता बनाना पड़ जाता है। अभी भी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसका सर्जरी हुआ, पस बना, और उसका यूरिन एनस में से आना शुरू हो गया। फिस्टुला इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो वो वहाँ तक यूरिन की ओपनिंग में चले गया। वहाँ से अब यूरिन ही इज़ पासिंग थ्रू द एनस। ही हैज़ उस चीज़ को के कारण सारी जगह पे इन्फेक्शन, पूरा का पूरा टेस्टिस, पेनिस का एरिया गल रहा है। तो सबसे पहले अब फिर उन्होंने उसके लिए भी वहाँ पे एक रास्ता लैट्रिन का पेट में बना दिया ताकि लैट्रिन वहाँ ना जाए। दूसरा उन्होंने पेशाब के लिए ऊपर से ट्यूब डाल दी सिस्टोस्टोमी। ये फिस्टुला की स्टोरी है कि फिस्टुला यहाँ तक पहुँच जाता है। डेट गाय इज कैरिंग वन बैग, ये एक यहाँ परमानेंट थैली लगी हुई है, और उसके साथ भी फिस्टुला वहीं का वहीं है। ऐसा तो नहीं कि इतने से वो ट्रीट हो गया, अब वो कंट्रोल हो गया। नाउ व्हेन ही वाज कमिंग टू मी विद लॉट ऑफ इन्फेक्शन, पहले हमने उसका इन्फेक्शन सबसाइड किया, अब उसका ट्रीटमेंट शुरू करा। ग्रेजुअली दोनों को हम अलग करेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही एक पेशेंट आते थे जिनका पेनिस के अंदर चले गया, उसमें भी ग्रेजुअली वी ट्रीटेड हिम। इट टुक ऑलमोस्ट 6-8 मंथ्स कि दोनों को सेपरेट करना। जो एनस की चीज़ पेनिस में पहुंच जाए, आप सोचो कि कहाँ तक कितना लंबा है, एंड वो रिकवर करे। टेस्टिस में तो कॉमनली ही चले जाता है, जैसे अब बैक की बात कर रहे हैं कि बैक में भी काफ़ी कॉमन है जो चले जाता है। लोग पाइलोनिडल साइनस समझ के उसके 4 ऑपरेशन करा के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये पाइलोनिडल साइनस था ही नहीं, ये तो फिस्टुला था जो लैट्रिन के रास्ते से निकला और वहाँ नेटल क्लेफ्ट में पहुँच गया। एंड दिस हैपन्स मेनी टाइम्स। टेस्टिस के अंदर पस समझ के चीरा लगाते हैं और वो निकलता फिस्टुला है। सो ऑडियंस, जैसे अभी हमने देखा कितना सीवियर फिस्टुला हो सकता है, तो इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम से इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। ये सर मतलब डरा नहीं रहे हैं, बट दिस इज़ द फैक्ट
जो कि लाइव एग्जांपल सर जो दे रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स these है। are the type of cases जो हो सकते हैं, हम वहाँ क्यों पहुँचाएं डिजीज़ को। और वही आई एम टेलिंग यू, पेशेंट कई बार आते हैं फिशर की स्टेज पे आते हैं वेरी वेल कन्विंस्ड, जैसे बहुत समझदार आदमी, हर चीज़ पता है उसको, हाँ ये हो सकता है, एंड देन ही थिंक्स ओके मैं 15 दिन बाद कराऊंगा, 15 दिन के चक्कर में फिर आगे कोई काम आ गया, दिवाली के बाद कराऊंगा, फिर वो करते करते कई बार 6 महीने भी निकल जाते हैं और कई बार महीने बाद भी आ जाते हैं और तब तक भी वो कॉम्प्लिकेट कर चुके होते हैं। सो देयर इज़ नो डेफिनेटिव टाइम पीरियड कि वो इस दिन ही फैलेगा। नहीं फैला तो 10 दिन भी नहीं बिगड़ेगा और 10 साल में भी नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ा तो 1 हफ्ते में भी बिगड़ जाएगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ लाइक मतलब कब ये फटेगा किसी को नहीं पता। ये ऑलरेडी एक सोर्स बन चुका है। इफ़ यू कैन गेट रिड ऑफ इट जल्दी, और नहीं करवा पा रहे तब तक लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करिए, कॉन्स्टिपेशन मत होने दें, ज़्यादा शुगर नहीं खाएं, पुश ना करें स्टूल के लिए अननेसेसरली, तो ये तेज़ी से नहीं फैलेगा। बट इन्फेक्शन है, एक नीडस बन चुका है, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी बड़ी ख़राब होगी तुरंत इन्फेक्शन फैलेगा। डायबिटीज़ वालों में बहुत तेज़ी से फैलता है। दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। तो आप ज़रूर अब जाके सबसे पहले दिखाएं, कंसल्ट करें डॉक्टर से। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कहीं पे सर्जरी करा ली, ठीक है, नहीं समझ में आया, सर्जरी करा ली कि पाइल समझे, फिशर नहीं समझ में आया, सर्जरी हो गई, तो उसमें क्या है कि मैंने सुना है कि सप्रेस हो जाता है वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। देखो आज पस फिस्टुला है, अगर पस निकाल दी तो टेम्परेरली वो सप्रेस हो जाएगा, और फिर आप जब ठीक होता गया है कि पस निकली, आपने उसके बाद आप डर गए इतना, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करने शुरू कर दिए, बहुत सारा ध्यान रखना शुरू कर दिया खान पीन में, तो आपका वो क्या है सप्रेस्ड साइलेंट स्टेज में चले गया वो, ठीक है। पस निकालने से फिस्टुला ठीक नहीं होना जब तक हमने उसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं खत्म करी। तो फिर जैसे ही कॉन्स्टिपेशन या बॉडी इम्यूनिटी कम हुई या आपने ज़्यादा जोर लगाया या बहुत हार्ड स्टूल हुआ, उसने उस एरिया को, इंजरी को फिर से प्रेसिपिटेट किया, तो वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव हुआ, इट इज़ आप सोच रहे हो कि ये आप दोबारा हो गया, पर एक्चुअली वो था ही वहीं पे बैठा हुआ था, वो साइलेंट हो गया था बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ वट एवर केयर यू वर टेकिंग, और पस उस टाइम पे निकल गई थी, तो थोड़ा वो कंट्रोल रहता है। बट सब में ऐसा नहीं होता है, एवरीवन इज़ नॉट डेट लकी। आज एक जगह पे बनी, पस निकली, फूट गई, या आपने चीरा लगा के निकाल दिया, कुछ दिन में वो मुंह बंद हो जाएगा। जैसे वो मुंह बंद होगा, बॉडी को जगह नहीं मिलेगी पस निकालने की, वो कहीं आसपास से दूसरी जगह निकलेगा। किसी का एक हिप से दूसरे हिप में पहुंच जाता है, किसी का एक साइड पे हिप से बनता है, फिर टेस्टिस की तरफ चल पड़ता है, किसी का रीढ़ की हड्डी की तरफ चल पड़ता है, किसी का पेनिस तक पहुंच जाता है, तो इसी तरह किसी का जैसे वो घुटने तक चलेगा। दिस ऑल इज़ फिजिबल, और ज़रूरी नहीं है सब में हो, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को हो गया फिस्टुला तो अब 100% घुटने तक ही चले जाएगा या रीढ़ की हड्डी में चले जाएगा। वो हमें समझ होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए बेटर है कि हम टाइमली इलाज कर लें। जो इलाज अभी एक ही सर्जरी में, या जब डीप फिशर का पता चल गया कि ये फिशर दवाइयों से ठीक नहीं होने वाला, अगर उसी टाइम सर्जरी करा लो तो आए गए पता भी नहीं चलना कब ठीक हो जाना। और अगर ये फिस्टुला बन गया, फिर हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है महीने लगे, और हो सकता है साल लगे। डिपेंड्स अपॉन हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस हैज़ बिकम। जितनी ज़्यादा डैमेज, उतना ज़्यादा बनाने में समय लगेगा, उतना ही रिकवरी को टाइम लगेगा, और तो आपकी सर्जरीज भी ज़्यादा होएंगी, तकलीफ भी आपको सहनी पड़ेगी। तो सर इसी में एक क्वेश्चन आता है कि फिस्टुला इतना ज़्यादा हो रहा है, तो फिस्टुला को देखते देखते कि इतना ज़्यादा फिस्टुला हो रहा है, तो इसी में हम मतलब रेकरेंस हो जाती है, तो लोग ना इसलिए नहीं कराते सर्जरी की, यार दोबारा फिर से हो जाना है तो फिर सर्जरी क्यों कराए। मैं वही बात कर रहा था कि रिकरेंस इज समथिंग। देखो आज किसी को हार्ट अटैक हुआ है, जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कौन गारंटी देता है? ठीक है, गारंटी तो सर अगले 1 सेकंड की नहीं है ना। आज हुआ तब भी हम इलाज करते हैं, ठीक है। आज डेंगू हुआ, फिर डेंगू हो सकता है 2 महीने बाद फिर हो जाए, मलेरिया आज हुआ फिर हो जाए, उसके लिए तो हम इलाज करा लेते हैं। इसके लिए हम मिथ में बैठ जाते हैं कि आज हुआ दोबारा ना हो जाए, हालांकि ये इसके होने के चांसेस 5% भी नहीं है दोबारा होने के। अगर ये ठीक हो गया, रूट कॉज, तो अगर रूट कॉज ठीक हो गया तो ये होना ही नहीं होगा। फिर तो आपका लाइफस्टाइल है। आज कहीं पे चोट लगी है, मैंने ठीक कर दी, तो कुछ जो भी आपने वहाँ इलाज जहाँ पे भी लिया ठीक हो गई, फिर आप थोड़े से मारोगे तो वो फिर टूट जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू फॉलो द नॉर्मल लाइफस्टाइल, और कभी भी नहीं आना ये। बट मिथ्स इतनी है। मिथ क्यों है? क्योंकि ये ठीक ही नहीं होता। पहली बार ही ठीक नहीं हुआ था, हम सोच रहे हैं ठीक हो गया, सर्जरी करा दी, ये कर लिया, बट अगर वो साइलेंट हो गया है और ठीक नहीं हुआ तो वो रीएक्टिवेट होना ही होना है व्हेनेवर योर बॉडी इम्यूनिटीज गो डाउन। सो
हाँ, आपको फिस्टुला दोबारा किन केसेस में हो सकता है, जहाँ आपकी इंटेस्टाइन ही अनहेल्दी है, क्रॉन्स डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले हैं, जिनकी गट हेल्थ ही नहीं है, इंटेस्टाइन ही कागज़ की तरह पतला है या समझो कि इन्फ्लेम्ड है, वहाँ इंजरी नॉर्मल स्टूल से भी हो जानी है, हाई प्रेशर से गैस भी पास हुई तो भी वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। उन केसेस में पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उन केसेस में पॉसिबिलिटी है तो उनका इलाज नहीं करेंगे, उनका भी इलाज करते हैं और वो भी सालों साल ठीक रहते हैं। मुझे उनके केसेस में भी रिकरेंस नहीं देखी मैंने। सो दिस इज़ नाइस थिंग। सो ऑडियंस, आई होप आपने ये सुना होगा, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करो, फॉलो करो, सो दैट यू कैन गेट द हेल्प, और या फिर आप अपने रिलेटिव्स या किसी की हेल्प करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और लेकिन हमें इसमें ध्यान बहुत रखना है, कंसल्ट करना डॉक्टर से राइट टाइम पे, और सर्जरी से बहुत इजीली सही हो जाता है, क्योंकि बहुत मेडिकल एडवांसमेंट्स है और मिनिमल इन्वेसिव है, और आप दूसरे तीसरे दिन अपने घर के सारे काम जैसे नॉर्मल ऑफिस जाना कुछ भी कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अब कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब इसमें क्या होता है, लोग जैसे नेट अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, वीडियोस देखते हैं लोग और सर्च करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि कौन सी टेक्निक पे जाना चाहिए। ठीक है, अब टेक्निक जैसे वाफ्ट हो गई, मतलब हमें मतलब भी नहीं पता, लेकिन टेक्निक्स हमें मिल जाती है नेट पे। ठीक है, तो वाफ्ट हो गई, लिफ्ट हो गई, प्रमोटेड, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी कोई भी लेके आया है, अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो कैसे उसको लोग यूज़ करेंगे या कौन करवाएगा उसको। बट दैट डजंट मीन कि हर एक के लिए हर चीज़ लागू है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ राइट इन योर केस। किसी में सिर्फ वाफ्ट लगेगा, वीडियो असिस्टेड जो एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट है, किसी में वाफ्ट लिफ्ट दोनों लगेंगे, किसी में सेटन भी लगेगा, किसी के अंदर हो सकता है पार्शियल फिस्टुलेक्टमी भी करनी पड़े, एब्सेस ड्रेनेज भी करना पड़े। वो सब चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर सिचुएशन अकॉर्डिंगली होंगी। सो यू कैन रीड अबाउट इट, बट आपको पढ़ने से आप डिस्कस कर लोगे बट ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक, आपका जो भी डॉक्टर है, जो जो जिस चीज़ की उसकी एक्सपर्टाइज है, उस वो वट एवर ही इज़ कम्फर्टेबल, लेट हिम डू। आपको फेथ के साथ जाना है, वट इज़ राइट ही विल डिसाइड फॉर यू एंड ही विल ट्रीट यू। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मेरा मरीज़ ठीक ना हो, एंड एवरी वन विल थिंक कि कम से कम डिस्कम्फर्ट में ठीक हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो। बट दिस डिजीज़ इज़ कॉम्प्लेक्स। इसको पुराने ज़माने में नासूर बोलते थे। नासूर मीन्स अ वुंड विच विल नेवर हील। ओके, नासूर कैंसर को भी बोलते हैं, अगर सुना होगा आपने तो। ठीक है, नासूर कैंसर को भी बोला जाता है और नासूर फिस्टुला को भी बोला जाता है। सो नासूर इज विच विल नेवर हील क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इलाज कर ही नहीं पाते थे इसका। जैसे सर, जैसे आप कैंसर का पता है, तो कैंसर के जैसे मैंने पेशेंट का देखा है, जैसे आई थिंक लीजा रे जो सेलिब्रिटी रही है, उनके भी कैंसर था, तो वो बोलती है कि विल पावर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, विल पावर होगी तो एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड। तो जैसे दिस इज नॉट कैंसर बट इक्वल टू कैंसर वी कैन से, कि मतलब इसके जो इसके अंदर दिस इज नॉट कैंसर, मैं यही बोलता हूँ। और ये भी बिल्कुल आपका जो वर्ड जो बोला आपने, दिस इज नॉट कैंसर बट नथिंग लेस देन दैट, उससे कम भी नहीं है। ईजी मत समझना इसको, इसका इलाज मुश्किल है। अगर आपका सिंपल फिस्टुला है, शुरू में आ गए, ठीक हो गए, आपको पता भी नहीं लगा आप ठीक हो गए, बट ज़्यादातर लोग शुरू में नहीं पहुंचते, कॉम्प्लिकेट करके पहुंचते हैं। और काफ़ी बार जहां डीप रूट होती है वहां वर्क नहीं होता, बार बार ये आता रहता है, एंड फिर लोग छोड़ देते हैं कि ये ठीक होगा। इसीलिए इसकी मिथ्स भी बना दी हैं कि ये ठीक ही नहीं होता। हज़ारों में से 2 पेशेंट शायद ठीक ना हुए होंगे और लोग सोचेंगे कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। ऐसा नहीं होता। 1000 में से अगर 100 पेशेंट भी ठीक नहीं होने, पर जो 900 ठीक होने हैं उनका इलाज तो होने देना चाहिए ना। करेक्ट। So again, this is very good information regarding the fistula. So आप टाइम पे इलाज कराओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। सर, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे जो जब ऑपरेशन कराते हैं या सर्जरी कराते हैं, उसमें लोगों को होता है कि स्पिंक्चर मसल होती है, जो कि मतलब जो जैसे इनकंटिनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कि मतलब आप अपने मतलब जो वॉशरूम जाते हो या उसको रोक पाते हो, तो स्पिंक्चर मसल होती है। तो अगर आप ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं तो उससे इनकंटिनेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हो सकता है ऐसा? देखो, ऐसा है कि इनकॉन्टिनेंस हो सकती है बिकॉज ऑफ द सर्जरी, बिना उसके भी कई बार हो जाती है इनकॉन्टिनेंस। बहुत सारे लोगों के अंदर मसल वैसे ही वीक होता है, पोस्ट सर्जरी थोड़ा सा भी टच करने पे उनको थोड़ा बहुत इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। बट इनकॉन्टिनेंस शुड नॉट बी फेयर कि उसके कारण हम बीमारी का इलाज ना करें। ठीक है, अगर किसी की बॉडी वीक है या किसी को कोई चांसेस हैं भी हैं कि भाई इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, अगर हम बनाते हुए आते हैं तो 90% ये नहीं होनी।
अगर 10% या माइनर कंट्रोल लूज होता भी है, वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करता है कि बार बार वो फटने से बचाता है, तो आपके रिकरेंस के चांसेस रिलेटिवली वो थोड़े से कम ही कर रहा है। तो इससे डर के फिस्टुला को इतना फैलने दो कि लैट्रिन का रास्ता पेट में बना दो, जिस विच इज़ ए टोटल इनकॉन्टिनेंस, जहाँ आपका कोई कंट्रोल नहीं कब पॉटी आ रही है, वहाँ तो फिर भी आपका कंट्रोल है। सो डू नॉट लेट दिस फियर, इस फियर के कारण अपना इलाज बंद करिए। दिस इज़, और होती नहीं है, किसी को भी नहीं होती, बहुत रेयर है। पर वही मैं आगे बोल रहा हूँ कि अगर 1000 में एक या दो को होती भी है, डेट डजंट मीन कि बाकी के 999 अपना इलाज ना करें। जैसे सपोज सर्जरी हुई, हमारा फिस्टुला सही हो गया, ठीक है, तो उसके बाद भी रेगुलर चेकअप्स कराने होते हैं या कितने टाइम में कराने होते हैं? कुछ नेसेसरी नहीं है। इफ़ यू आर फेसिंग सम सिम्टम्स यू शुड कम फॉर द फॉलो अप। लाइफस्टाइल डिजीज़ है, रास्ता के अंदर इशू के कारण ये शुरू होती है इंजरी। आज चोट लगी है दोबारा नहीं लगेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट माइनर सी भी इंजरी हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो एनल एरिया में, आएँ दिखा के अपना ट्रीटमेंट ले लें और भूल जाएँ उसको। इफ़ यू लिंगर ऑन करते रहें, बार बार आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपकी लाइफस्टाइल में मेजर गड़बड़ है, तो फिर वो यू कैन गेट द रिकरेंस, बट वो भी रेयर है। आमतौर पे रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत किसी को नहीं होती। फॉलोअप उन्हीं को करना पड़ता है जिनका अभी गेट हेल्थ अच्छी नहीं है, उनको बीच बीच में आके दिखाते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पॉटी करने के बाद जलन रह रही है या फंस के आ रही है पॉटी, जोर लगाना पड़ रहा है रेगुलरली, या आपकी पॉटी बहुत हार्ड है, तो इन डेट केस यू शुड विजिट डॉक्टर मोर ऑफन। वो भी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू हैव सिम्टम्स। All of them do not require to come back. तो जैसे आपने बताया कि शुगर को कंट्रोल रखें, मतलब शुगर का जो इंटेक होगा वो कंट्रोल में हो, तो जैसे हम इंडिया में स्पाइसी फूड्स बहुत खाते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट डालता है इस पर? स्पाइसी फूड डेफिनेटली इफेक्ट करता है, जलन वगैरह बढ़ती है उससे जलन हुई, फिर नीचे थोड़ा स्पाज़म हो गया, स्पाज़म हुई, फिर स्टूल आया, उसने इंजरी करते हुए निकला, तो फिर जैसे इंजरी हो गई वो एक ब्रीच हो गया, एक उसको जगह मिल गई, नीडस बन गया इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अब वहाँ से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे पस बनती है, और बार बार इंजरी होते होते वो फुल थिकनेस भी फट जाता है, तो वो लीक कर जाते हैं बैक्टीरिया इन द एनस के बाहर के एरिया में। वो जो इस्चोरेक्टल फोसास होते हैं वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो पस कट बाहर से या तो पॉटी के रास्ते से पस आनी शुरू हो जाती है, या फिर बाहर से स्किन से आनी शुरू हो जाती है। सर, कमिंग टू द फिस्टुला ओनली, कि जो ट्रैक है वो ट्रैक कैसे बनता है, क्या होता है ट्रैक के अंदर, कि जैसे उसमें पॉटी जाती है या यूरिन भी जाता है, वो इन्फेक्शन फैलता जाता है, मतलब ट्रैक को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक लेमैन की तरह? वही समझिए कि जैसे एक कैनाल है, इन कैनाल को आप एक सोच लीजिए कि 2 mm या 5 mm थिकनेस मान के चल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको इंजरी हुई, हार्ड स्टूल आया या बहुत ज़्यादा बर्निंग हुई तो थोड़ा सा टाइट स्पाज़म में आ गया, तो 1 mm की इंजरी हो गई। फिर दोबारा हार्ड आया, दूसरी बार आया, थोड़ी वो डेप्थ में चली गई, 2 mm 3 mm। जब एट वन स्टेज तो वो पूरा का पूरा फट ही जाएगा ना। उसी पॉइंट पे बार बार आके इंजरी होते होते वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है। वहाँ से जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जब वो वहाँ पे उस एरिया में पहुँचते हैं तो वो वहाँ जाके ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, पस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो पस जब क्रिएट होती है वो गांठ की तरह फील होती है, पेशेंट को ना बैठ पा रहा होता है ना लेट पा रहा होता है, वो गांठ सी फील हो रही है या अंदर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे वो डिस्कम्फर्ट वो पस बनते बनते स्किन तक पहुंच जाती है, एनस के अराउंड की स्किन पे, या तो एनस के अराउंड की स्किन पे पहुंच जाएगी या हिप के कहीं एरिया में जाके मोटा फूल के बन जाएगा पस की तरह, और या तो वो खुद निकल जाएगा। पस फूट गया तो बुखार वगैरह जो डिस्कम्फर्ट है तुरंत ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो पस नहीं निकलता, अंदर ही जम रहा है, तो बुखार आना शुरू हो जाता है, ना पेशेंट बैठ पा रहा है ना लेट पा रहा है, एंड हिज लाइफ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। उस सिचुएशन में चला जाता है, एडमिट करके लोग इंजेक्शन ले रहे होते हैं, दवा चढ़ा रहे होते हैं, और उससे ठीक नहीं होना। जब तक वो पस नहीं निकलेगी ही विल नॉट बिकम कंफर्टेबल। फिर पस निकाली जाती है, ज़्यादातर केसेस में पहले सिर्फ पस निकालने का ऑपरेशन होता है विदाउट रियलाइजिंग कि ये एक्चुअली फिस्टुला है। अगर वो उसी टाइम पे पता चल जाए तो वो दोनों चीज़ों के ऊपर इलाज हो जाएगा एंड हिज रिकवरी विल बी फास्टर। और आमतौर पे होता क्या है, फिस्टुला बना, चीरा लगवाया, अब पस निकल रही है, धीरे धीरे पस निकल गई, आप कंफर्टेबल हो गए, पर पस निकलनी बंद ही नहीं हो रही, 2-2 3-3 बूंद आती जा रही है। जितना बड़ा चीरा लगाया वो छोटा सा छेद रह जाता है और फिर उसमें से पस आती रहती है, या
टेम्परेली अगर बंद हो गई तो फिर कहीं और से खुल जाएगी, दूसरी जगह से आ जाएगी। आप तो खुश होते हो कि पसानी बंद हो गई, पर वो पसानी बंद होने के चक्कर में वो कहीं और अंदर ही अंदर फैल गया। कहीं ना कहीं से तो एक तरह से चूहे को हमने अंदर छोड़ दिया, वो कभी इधर से कुतरेगा कभी इधर, जिधर से उसको रास्ता मिलेगा वो अंदर ही अंदर सब गलाता जाएगा। और इसकी जस्ट लाइक अ ट्री की ब्रांचेस हो गई, ये कहीं भी जा समझ सकता है। लीजिए कि ट्री की ब्रांचेस की तरह फैल रहा है, या और ज़्यादा कहें तो रोडेंट की तरह अंदर जहाँ उसको मिल रही है जड़ें वो टनल्स बनाता जा रहा है। फिस्टुला के बाद अब पाइल्स पे आते हैं। तो सर पाइल्स क्या डिफरेंट है? जैसे ये तो ट्रैक बन के चला गया, एक एक्सेस वो बन गया, लेकिन पाइल्स क्या चीज़ है? जैसे पाइल्स में क्या कि लोग कुछ कहते हैं कि वो भी मांस भी बाहर आ जाता है, कुछ वो क्या होता है सर? पाइल्स के अंदर तो ग्रेड्स ऑफ पाइल्स होते हैं। पाइल्स जो होते हैं हेमराइड्स से बोला जाता है। हमारे अंदर सबके अंदर एनुअल कुशंस हैं जिसके अंदर ब्लड वेसल्स थोड़ी सी लूज रहती हैं, ठीक है। जब वो कंजेस्टेड या फूली हुई ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर, जब आप जोर लगाते हो और हार्ट स्टूल पास होता है तो वो वेसल्स कई बार फट के उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स का ग्रेड 1 होता है कि सिर्फ अंदर फूली हुई हैं, अंदर जैसे हम देखते हैं वो सूजा हुआ सा दिखता है, रेड दिखता है, थोड़ा ब्लूइश दिखता है, डेट मीन्स दे आर ग्रेड 1 पाइल्स। सेकेंड ग्रेड की पाइल्स होती हैं जब पॉटी करें, जोर लगाएं, थोड़ा सा मांस बाहर आए फिर अंदर चले जाए, वो ग्रेड 2 की है। ग्रेड 3 की है बाहर आके बाहर रह जाए, वो ग्रेड 4 की पाइल्स है। ग्रेड 3 एंड 4 पाइल्स जो एक ही तरह से प्रोलैप्सिंग हो, जो परमानेंटली अंदर बाहर सब बाहर रह रहा है उसको ग्रेड 4 बोल देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ग्रेड्स, बट प्राइमरली पाइल्स की ब्लीडिंग पेनलेस होती है, दर्द नहीं होती, खून ही आता है और थोड़ा सा मांस लटकता फील होता है, जैसे आप उठ जाते हो वो मांस वापस चले जाता है। तो सर इसका मतलब इसके इलाज भी सर्जरी के थ्रू होता है सारे ग्रेड्स का? ग्रेड 1 पाइल्स में आप डाइटरी प्रिकॉशंस, इवन ग्रेड 2 पाइल्स में भी डाइटरी प्रिकॉशन। ग्रेड 3 4 पाइल्स वाले भी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 10-10 साल चला लेते हैं, बट दे कीप ऑन सफरिंग। उनकी ब्लीडिंग जब तक ना हो रही हो, अगर वो सफ़र कर रहे हैं, अपना डिस्कम्फर्ट से चला रहे हैं, इट इज़ ओके। अगर उनका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, खून जाते जाते हार्ट के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, दिस इज़ नॉट गुड। उनको कराना चाहिए। एनीमिक हो गए, हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, खून पतला हो गया, तो दे शुड गेट इट डन आइडली। तो जब डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मांस बाहर आ रहा है, और या फिर कई बार यही पाइल्स में एकदम गांठ, खून की गांठ बन गई, थ्रोम्बस बन गया, दर्द बहुत शुरू हो गई, तब उनको करना पड़ता है, ओके ठीक है। तो ये दो इंडिकेशन है, या तो प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा हो, हाथ से अंदर करना पड़ रहा है, दैट इज़ वन इंडिकेशन। सेकंड इसकी ब्लीडिंग हो रही है, बार बार होती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। थर्ड, किसी केसेस के अंदर जो हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं या ब्लड थिनर ले रहे हैं, उनका ऐसे ही थोड़े दिन में ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है, या उसके चक्कर में दवाइयाँ ही लंबे टाइम तक बंद करनी पड़ रही हैं कि ब्लड थिनर नहीं दे सकते, तो इन डेट केस उन केसेस को भी टाइमली सर्जरी कर लेनी चाहिए। ओके तो ये सर्जरी से सही हो जाता है पूरा? हाँ, सर्जरी से सही हो जाते हैं। एंड पाइल्स का जो रिकरेंस हो सकता है, ज़्यादा दर्द जोर लगाते रहेंगे, आज हमने सर्जरी करके बिल्कुल करेक्ट भी कर दिया है, आप फिर भी पॉटी में बैठ के जोर लगाते रहो तो इंटेस्टाइन फिर नीचे से और ऊपर से बाहर आ सकता है, पर आमतौर पे पाइल्स में भी दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। So audience, all type of piles, whether grade 1, 2 or 3, 4, all are curable with different strategies depending on the person to person. ऐसा भी सिर्फ म्यूकोजल प्रोलैप्स है, म्यूकोस थोड़ी सी आ रही है या हल्का सा स्किन बाहर आई है, वहाँ हम छोड़ सकते हैं, लंबा टाइम तक चला सकते हैं। हम रिस्क बेनिफिट एवेलुएट करते हैं करने में। अगर डिस्कम्फर्ट एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा रिकवरी लंबी एक्सपेक्टेड है, पेशेंट कंफर्टेबल है, तो हम बोलेंगे जब तक डिस्कम्फर्ट नहीं है चला लो। पाइल्स वाले को हम बोलेंगे चला लो, फिस्टुला वाले को हम नहीं बोलेंगे कि चलाओ। फिस्टुला वाले को तभी बोलेंगे कि जब वो फिस्टुला ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, या कोई मरीज भी साथ में है जहाँ पे हमें लगता है कि इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, या मे बी एज भी हो सकती है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते। हाँ, या कोई एज ऑलमोस्ट हम सोचो 82-92 एज तक एज वालों के भी फिस्टुला के ऑपरेशन जहाँ जरूरी है करने चाहिए और किए हैं। तो हमने कभी एज को क्राइटेरिया नहीं रखा, हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं कि इसकी अगर वी कैन इम्प्रूव, कितना एक्टिव है कोई, इफ समबडी इज एक्टिव एंड ही एक्चुअली नीड्स इट, वो हम अपने मेंटल ब्लॉक के कारण कि इसको करें ना करें, वी डू नॉट कंसिडर इट अनलेस कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि जहाँ सर्जरी एनेस्थीसिया दे ही नहीं सकते, वहाँ हम मना करते हैं। ओके सर, थैंक यू। फिस्टुला के अंदर मैं यही बोल रहा था कि सर्जरी इज़ द ट्रीटमेंट। फिशर में भी एम्बिग्यूटी है कि करें ना करें,
कुछ फिशर्स बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं और बहुत सारे फिशर्स को फिस्टुला बनने से पहले ठीक करना है तो सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए आज। और क्योंकि फिशर ही फिस्टुला में कन्वर्ट होते हैं इसलिए सर्जरी फिशर वालों को ज़्यादा जल्दी करा लेनी चाहिए। सालों साल नहीं सफ़र करते रहना चाहिए, थोड़ा टाइम दवाई खा के मेडिसिन से ठीक हो सकता है या आपके डॉक्टर भी बता देंगे कि अभी तक ये मेडिसिन से कराऊँ, इसके बाद नहीं करूँगा। तो जैसे उनको लगेगा कि सर्जरी की इंडिकेटेड है, गेट इट डन। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। सो ऑडियंस, नाउ आपको अब पता लग गया होगा कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को कब इलाज कराना है और किस स्टेज पे जाके डॉक्टर की हेल्प लेनी है आपको। मतलब इस इन्फॉर्मेशन को तो आपको मिल गई होगी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट से, और ये दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। एज अगेन आई एम रिपीटिंग कि सर को एक्सपीरियंस जो वो 30+ ईयर्स, 3 दशकों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने काउंटलेस पेशेंट्स को सही किया है। ओके, तो आप भी सर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द एडवाइस, ओके, एंड यू कैन हैव अ फ्रूटफुल लाइफ वंस अगेन। तो सर बहुत सीरियस आपने टॉक कर ली। नाउ विल टॉक अबाउट द ह्यूमन साइड ऑफ अ डॉक्टर एंड ऑल दो सर्जन ऑल्सो। सर्जन का एक डिफरेंट ही क्राइटेरिया होता है। ये इमोशनली कितनी चैलेंजिंग होती है, कि बहुत ईजी होता है या बहुत चैलेंजिंग लगता है या आदत पड़ जाती है? नहीं, देखो चैलेंजिंग तो होती है। एवरी पेशेंट इज़ हर पेशेंट एक डिफरेंट पेशेंट की तरह आता है, उसकी अलग एक्सपेक्टेशन होती हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड पहले हमें उनको रियलिटी पे लाना होता है कि ये होगा, ये नहीं होगा। मिनिमल इन्वेजिव ये पढ़ के, लेज़र पढ़ के, पता नहीं क्या क्या दिमाग में बना के पिक्चर आते हैं। करेक्ट, ठीक है ना। तो वो पिक्चर को ट्रीट नहीं करना, हमने बीमारी को ट्रीट करना है। सो आई हैव टू टेल देम, करेंगे, काटेंगे, खून ना आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो बड़ा ख़तरनाक है। काटने पे खून आना चाहिए। कुछ काम किया है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट भी होगा, बट डैट ऑल इज़ मैनेजेबल। जब छोटे छोटे बच्चे मैनेज करते हैं तो आप आराम से कर लोगे। एंड देन उनकी हर एक की सिचुएशन अलग है। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होना, कुछ को काफ़ी तकलीफ होनी है। हर एक की पेन डिफरेंस अलग है। सो वी जज इट अकॉर्डिंगली, डिस्कस विद हिम, अंडरस्टैंड उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है एंड व्हाट वी विल बी डिलीवरिंग। ठीक तो देखो सबको ही करना है, आ गए हैं तो मना भी नहीं कर सकते, बट वी ट्राई कि अपने आप को एक बिना अजीब सी सिचुएशन में डाले बिना वो पेशेंट बड़ा कंफर्टेबली ठीक होकर जाए, काम भी करता रहे और हम भी आराम से उसको जो हम चाह रहे हैं वो करें ना। उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लेस देन एडिक्वेट भी ना करें ताकि वो पूरा ठीक ही ना हो, ऐसा भी नहीं हम चाहते। अल्टीमेटली तो हमें ठीक करना है, तो वट एवर इज़ राइट वी डू फॉर हिम। तो बहुत बार हमें कमांड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार बहुत डरे हुए होते हैं, काँप रहे होते हैं ओटी तक जाने। एंड इट इज़ नॉट अबाउट नॉर्मल जनरल पेशेंट्स जो सब डॉक्टर्स आते हैं मेरे पास, गायनाकोलॉजिस्ट आते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन आते हैं, न्यूरो सर्जन आते हैं, तो उनको भी डर लगता है। दे आल्सो फील स्केयर्ड अबाउट द डिजीज़। ओटी के अंदर हर एक को डर लगता है। हाँ, कैसे आप डील करते हो उसको, उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बड़ा इजीली कर लेते हैं, कुछ लोग उसको, एंड वी सपोर्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर कि किस सिचुएशन में है। जैसे समटाइम्स आप पहले उसको कंसल्ट करते हो, फिजिकली देखते हो, ठीक है, फिर आप कहते हो कि ये वाला इलाज हम करेंगे, ये टेक्निक यूज़ करेंगे। लेकिन होता क्या, समटाइम्स ऐसा भी हुआ होगा कि जब आपने एक्चुअली देखा केस को तो आपको डिसीजन चेंज करना पड़ा कि यार इसमें ये वाला नहीं, ये वाला करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली देखने के बाद हो सकता है थोड़ा चेंज करना पड़े। ग्रेजुअली ये काफ़ी बार विद एक्सपीरियंस ये सिचुएशन सरप्राइज फाइंडिंग कम होती जाती है। ओके, क्योंकि हमने देखा है, अब मेरे पास जब पेशेंट आता ही है वो कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, सीधे वाले बहुत रेयर आते हैं। जब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हुई हैं तो हमारा फर्स्ट एम होता है कि क्या क्या चीज़ें जो छूटी हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करें और उनको करें। तो माई एग्जामिनेशन एंड माई जो मेरी शुरू की कंसल्ट होगी उसमें एवेलुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ठीक है, जब हमने एक बार एवेलुएट कर लिया 99% हम उसी को स्टिक करते हैं। 1% वेरिएबिलिटी हो सकती है। कई बार आज आया पेशेंट दिखा के गया डिजीज़ एक स्टेज पे, बाय चांस वो नहीं आ पा रहा है या 2 दिन बाद 4 दिन बाद ही आया और उतने में पस इतनी तेज़ी से फैल गई, तो वो हमारा ट्रीटमेंट लाइन चेंज हो सकता है, बट वो रेयरली होता है। अगर वो डिजीज़ प्रोग्रेशन पेशेंट को भी पता चलता है, हमें भी पता चल जाता है कि ये अब इधर जानी है, तो नॉर्मली वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। विद एक्सपीरियंस ये रेयर ही होता है। या नाउ इट हैज़ बिकम वेरी रेयर, बट दिस कैन हैपन, नॉट विद मी, विद एनीवन। सर, आपको कोई पेशेंट की थैंक यू लाइन में सबसे स्पेशल क्या लगता है कि कोई थैंक यू कहता है आपको कि अच्छा आपने मेरे को ठीक कर दिया, सबसे स्पेशल क्या लगता है आपको उसमें? सबसे स्पेशल यही लगता है कि जब मैं उसकी लाइफ को चेंज हुआ देखता हूँ, उसके फेस के
एक्सप्रेशन चेंज हुए देखता हूँ कि कहाँ डिप्रेशन का बिल्कुल स्ट्रेस्ड और बिल्कुल कोई 70 किलो का बंदा 45-50 किलो पे आ गया, 48 किलो पे आ गया, या 50 केजी की कोई लेडी 35 किलोग्राम्स पे आ गई है एंड फेस जनरल हेल्थ हर चीज़ डिप्रेशन में। और जैसे ही वो ठीक होते हैं पूरा चेहरा भी चेंज हो जाता है, चेहरे पे दिखना भी शुरू हो जाता है। और बहुत बार हमें पेशेंट को लोकली एग्जामिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चेहरे से पता चल जाता है कि ही इज़ ओके नाउ। इतना फ़र्क पड़ता है कि आपको नीचे तक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काफ़ी अच्छा एंड इट फील्स सच अ मतलब ग्रेटिट्यूड भी है कि भगवान ने इस तरह का मौका दिया कि हम किसी के लिए इतना कर पाए एंड ब्रिंगिंग समबडी आउट। और इतने पेशेंट्स होते हैं जो सुसाइडल थॉट्स में जा चुके होते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स में चले जाते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं हो रहा है, समझ भी नहीं आ रही रास्ता निकलना कहाँ है, कौन निकालेगा। फिर ना ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से, या मैं करूँगा, सर्जरी करूँगा, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सोचने की नहीं होती। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। जो होगा, हो सकता है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो हर स्ट्रेटा के लोग आते हैं और हर स्ट्रेटा के लोगों को जो भी हेल्प हो सकती है हम करके ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड विद गॉड्स ग्रेस ऑलमोस्ट सारे ही ठीक होके जाते हैं। जहाँ पे हम कई बार बोलते हैं कि भाई 10% चांस है ठीक होना, 90% में तुम्हारे लिए काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कम से कम तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर दूँ और डिजीज़ को बढ़ने से रोक पाऊँ। जो अभी ख़राब जितना गल गया, कम से कम इससे थोड़ा तो आगे बढ़ना रुके, इतना तो काम करें एंड वो पूरे ठीक हो जाते हैं। So This can happen. So audience, again, as the information is provided to you by sir with 30 years of experience, so you can also take the decision and change your life quality if you are suffering from any of the disease or any issues related to this. Okay, so you can change your life. It's up to you. Take decision ASAP, right? So coming to the rapid fire round. So sir, I need the answer in one word or one line. So you are a tea person or a coffee person? Tea. One advice that you say strictly no after surgery to patients. Nothing as such. They can do almost everything, but nothing. Maintain lifestyle. They should follow the normal lifestyle. कुछ स्पेसिफिक बोलने के लिए है नहीं। दे कैन फॉलो देयर नॉर्मल। आज सर्जरी करी, अगले दिन से बैठे, सब खाए पिए, वट एवर दे वांट। नो, हाँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब बैलेंस्ड, स्लोज योर हीलिंग। बट अगर आप वीक फील कर रहे हैं, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल के भी पी लें लिम्का में, तब भी मैं मना नहीं करूँगा क्यों कर लिया। हमारा मन कर रहा है, इफ़ यू आर ए रेड बुल person, you can take that Red Bull also. If you want to take Monster, you can drink that also. But अपना देखो, शुगर लेवल बहुत नहीं बढ़ाना है, that you should know. लोग ड्रिंक करते, स्मोक करते, सब करते करते ठीक होते हैं. Though this is not recommended, you should avoid if you can. But everything should be balanced. Yes. Within limits. So sir, next is one food Indians should reduce immediately. Carbs में शुगर जो होती है, raw sugars, जितना कम कर सके. We call it white poison also. White sugar, yes. Okay. So biggest gut health mistake. Gut health mistake में बहुत ज़्यादा wheat and जो rice की intake हमें maximum बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. We should go to the millets. If we can start eating the millets, that will be much better. आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, आपकी जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होएगी, वेट जो गेन हो रहा है अननेसेसरली वो कम हो जाएगा. As a one daily habit for healthy digestion. Yogurt, curd, you should make daily part of your. जैसे ये जो probiotics again, yogurt is a, या दही जो curd है, ये सबसे बड़ी probiotic है. I do not prefer to give any probiotics except curd. Natural probiotic. Your matha and lassi. So sir, surgery या lifestyle, which matters more? Definitely lifestyle. But where surgery is indicated, we cannot, because of our fear or because of myths, we should not be avoiding that. कुछ मैं यही बोलता हूँ कि ये चक्रव्यूह है जहाँ पे फिस्टुला और ये फिशर खास करके you get trapped. It is like सोचिए कि you can get चक्रव्यूह में आप खुद नहीं निकल पाते हैं. Somebody has to help you out. So it's a vicious cycle जो एक से दूसरी होती है, दूसरे से पहली होती है, and you keep on उसी में फंसे रहते हैं. तो किसी न किसी स्टेज पे you need surgical help. Take it if your surgeon is saying so.
इफ़ अगर मेडिकली उनको कॉन्फिडेंट है कि दवाई से ठीक होगा तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो हिम. बट वंस दे आर सेइंग कि व्हाई यू आर नेसेसरली वेस्टिंग टाइम एंड व्हाई यू आर prolonging your ailments, and not only prolonging your pain and discomfort, you are complicating the things. उससे बचना है more important है. Sir, one advice for young doctors. Patient is always right. If he has problem, you should listen more carefully and at least try to reevaluate unless you are convinced कि आपको नहीं मिल रहा तो then you can say कि okay maybe there is something. और फिर भी अगर patient complain कर रहा है तो send him to the another doctor, maybe he will be able to evaluate it. But mostly patient is having some issues. होता भी यही है कि उसको discomfort हो रहा होता है but clinically दिख नहीं रहा होता. तो एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, gradually आदमी सोचता नहीं है ऐसे कर हो रहा है. ऐसा नहीं है. He may be having some discomfort and some of them are actually suffering psychologically also. तो जहाँ अगर वो psychological issues है या कोई और gut health issue है तो वहाँ पे जाके उसको आपका फील्ड नहीं है तो उसको राइट पर्सन के पास भेजें. Okay, sir. The last question for rapid fire is, what is the fitness means for you? Fitness is, see, if you are able to eat well, digest well, evacuate well, and you are getting adequate sleep, you are able to sleep. You need not take any another external help in the form of medication. Wherever it is indicated, ले भी लें, it's okay. But अगर आपको उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ रही, एक moderate physical activity आप कर पा रहे हैं, that is, हमें कोई बहुत ज़्यादा मसल बल्क नहीं बनाना, सभी को कोई कंपटीशन नहीं लड़ना. बट इफ़ यू वांट अ गुड हेल्थ, लीन बॉडी वेट बढ़ाइए अपना, फैट को अवॉइड करिए, मसल्स के एक वॉल्यूम तक बढ़ाना है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसल बढ़ाने के चक्कर में इंजरीज करके आते हैं लोग. डू नॉट डू डैट. सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्षार सूत्र जो होता है, तो क्षार सूत्र एक बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. उसमें मतलब पेन भी होता है, तो लोग काफ़ी सोचते हैं कि नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो वी विल गो फॉर इट. तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? क्षारसूत्र इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, बट सब लोग कर नहीं पाते और सब लोग करा नहीं पाते. पेनफुल होता है. पेनफुल बहुत है और इट इज़ अ सर्जरी. लोग बोलते हैं कि सर्जरी नहीं है, ये भी एक सर्जरी है. डेट इज़ अ मेथडोलॉजी. ठीक है, कि ऐसा तो है नहीं कि वो सर्जरी क्षारसूत्र में भी पूरा काट के रखते हैं, फिस्टुला को ट्रैक को काटते हुए ही बाहर आते हैं. बट वो आप लिविंग टिश्यू को काट रहे हैं, आप जाग रहे हैं और आप सोचो आपको चाकू से काट रहे हैं. दैट टाइप ऑफ फीलिंग यू गेट. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर द पेशेंट एंड बहुत कम लोग इसके एक्सपर्ट हैं, करवा नहीं पाते लोग. दैट इज़ अनदर थिंग. एंड ये मिथ है जी कि ये 100% करेक्ट होता है. इससे ऐसा नहीं है. 100% करेक्ट हो पाता अगर आप 100% उसको कर पाते हैं. जब पेशेंट करा ही नहीं पाया या आप 100% कर नहीं पाए तो रिकरेंस लेके आएगा ही वो हमारे पास. ऑलमोस्ट सभी पेशेंट जो रिकरेंस वाले होते हैं वो क्षारसूत्र करा चुके होते हैं फिर आते हैं हमारे पास. बहुत रेयर होता है कि वो क्षारसूत्र, मतलब अब तो अवेयरनेस आ गई है या जल्दी से डर जाते हैं क्षारसूत्र से तो वो आ जाते हैं कि दर्द होगा. बट क्षारसूत्र इज़ नॉट कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि वो ऑब्सोल्यूट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. क्षारसूत्र इज़ अ वेरी गुड टेक्निक. बट वही मैंने बताया, कराना और करने में बहुत वो है. एंड कुछ लोग ठीक होते हैं, कुछ भी, काफ़ी लोग भी ठीक हो सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोग फिस्टुलेक्टमी से भी ठीक होने हैं. ऐसा थोड़ा कि सभी को रिकरेंस होना है. पर जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ और हाई लेवल पे जाके काम करना है, वही केसेस फंसते हैं और वही ये बोलते हैं कि फिस्टुला ठीक नहीं होता. और ये परसेंटेज काफ़ी हाई है जिनका ठीक नहीं होता. इसीलिए ये मिथ भी बन चुकी है कि फिस्टुला ठीक नहीं होता. ऐसा नहीं है कि फिस्टुला ठीक नहीं होता. राइट तरीके से काम करेंगे, समय देंगे, वो भी ठीक होगा. तो सर, अगर कोई एडवाइस देनी है व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कि अगर वो अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें ना हो, तो उनको क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए उनके लिए? जो भी चीज़ देखते हैं, हर जो चीज़ सामने वाला कर रहा है, हर एक को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी. बट योर गट, योर बॉडी अलाउज. अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना करना है. एक्सेस नहीं करना, ग्रेजुअली उसको ट्रेन करना है. जल्दी से नहीं करनी कोशिश करनी. अननेसेसरली अपना ज़्यादा ओवर ट्रेन करने के चक्कर में इंजरीज नहीं करनी. डाइट के अंदर भी सब कुछ खाना है बट इन मॉडरेशन. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग कि वेजिटेरियन ही खाना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. सब चीज़ें जो आप एडिबल हैं खाइए, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से जितना आप बचा सकते हैं. बट जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही जल्दी हटाइए. कुछ टॉक्सिन्स हैं, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो नुकसान कर रही हैं, तो वो चीज़ों को क्यों अननेसेसरली कंज्यूम करना है. अगर आपको पता है कि अल्कोहल से आपका लीवर ख़राब हो रहा है या स्मोकिंग से आपको इश्यूज़ आ रहा है तो इट मीन्स ये आपको सूट नहीं कर रही, तो आप मत लीजिए. और लेना है तो बहुत कम कर दीजिए धीरे धीरे.
Same thing with your exercise also. Everything in moderation is right, or everything in excess is poison. It will become a poison Yes, in it will excess. become poison. शुगर ले लोगे ज़्यादा वो भी पॉइजन बन जाएगी, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खा लोगे वो भी आपकी किडनी ख़राब कर देंगे, बहुत ज़्यादा घी खा लोगे वो फैट बना देंगे. तो सब चीज़ें ज़रूरी सब है. We have to learn moderation. इवन एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर लोगे तो एग्जॉशन हो जाएगा. You end up in injuries. सब लोग कोई स्पाइन की इंजरी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई एथलेटिक्स में वो करके कभी कोई नेक भी इंजरी लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर खा खा के कॉन्स्टिपेशन से फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, इनएडिक्वेट स्लीप से और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं. Thank you so much, sir, for your time. So, audience, as you heard about this informative podcast, this episode is very important. और आप प्लीज़ इसको शेयर करो किसी को फिशर, पाइल्स, फिस्टुला या कोई एनल प्रॉब्लम है, एनल डिसऑर्डर है, या ओबेसिटी के इशूज़ से इशू है उसको. तो दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव और वो उनको गाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन गेट द डायरेक्शन टू हाउ टू गेट अ क्योर. तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी. और सारे जितने ऑडियंस हैं जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर करें. इफ़ यू लाइक इट, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड जो आशीष सर अपना टाइम निकाल के आए हैं टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, सो थैंक यू टू आशीष सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड और इसका पूरा आप इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाएं और दूसरे को भी शेयर करें, जिससे कि हम इस डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस को फैलाएं, क्योंकि लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. सो प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड गेट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. क्योंकि हमारे पुराने समय में से हम एक कहावत सुनी है हमने कि पहला सुख निरोगी काया. सो दैट इज़ अ फैक्ट एंड यूटिलाइज इट मोस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. सर, आप ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? I would always say कि we should learn to be grateful. We should have gratitude what we have. डिजीज़ आती है, चली जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं, कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है, कौन किस सही समय पे आपको हेल्प किया. तो हर छोटी चीज़ के लिए जिस जो भी आपके साथ खड़ा रहा ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसके लिए थैंकफुल हों. एंड यू शुड फील लकी ऑल द टाइम कि आप इस सिचुएशन में हो कि आपको रास्ता मिल रहे हैं, और आप ये पॉडकास्ट देख के आप समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ें अवेलेबल भी हैं. नहीं तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, दे डू नॉट नो अबाउट इट. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज़ अगेन कि जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतनी लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल रहेगी. जितना आप भागेंगे उतना आप परेशान रहेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू.